अब हम बात करते हैं राजस्थान में प्रजामंडलों की स्थापना। राजस्थान में स्वतंत्रता संघर्ष को 3 चरणों में विभक्त किया गया है। प्रथम 1927 ईस्वी से पूर्व, द्वितीय 1927 से 38 ईस्वी तक तथा तृतीय 1938 से 49 ईस्वी तक। प्रथम चरण सामाजिक और मानवतावादी समस्याओं पर केंद्रित था। द्वितीय चरण में 1927 ईस्वी में ऑल इंडिया स्टेट्स पीपुल्स कॉन्फ्रेंस की स्थापना हुई। 1938 ईस्वी में हरिपुरा कांग्रेस अधिवेशन में प्रस्ताव पास कर देशी रियासतों में लोगों द्वारा स्वतंत्रता संघर्ष चलाने की बात कही गई। 1938 ईस्वी के बाद ही विभिन्न राज्यों में प्रजामंडल या प्रजा परिषदों की स्थापना हुई तथा राजनीतिक अधिकारों और उत्तरदायी शासन के लिए आंदोलन शुरू हुए। प्रजामंडल की स्थापना से पूर्व ही मुख्यतः बुद्धिजीवी वर्ग ने ब्रिटिश भारत के समान रियासतों में भी प्रजा के अनेक संगठन बनाए। ऐसे संगठनों में 1918 ईस्वी में राजपूताना मध्य भारत सभा, 1919 ईस्वी में राजस्थान सेवा संघ तथा 20 में अखिल भारतीय देशी लोक परिषद की स्थापना हुई। इन संगठनों के माध्यम से स्वतंत्रता आंदोलन में तीव्रता आई। प्रजामंडलों की स्थापना के बारे में बात करें तो सर्वप्रथम प्रजामंडल की स्थापना 1931 ईस्वी में जयपुर में की गई थी, परंतु इसने राजनीति में प्रवेश 1938 ईस्वी में किया। मारवाड़ में प्रजामंडल की स्थापना 1934 ईस्वी में हुई और कोटा प्रजामंडल की स्थापना 1938 ईस्वी में हुई थी। इसी वर्ष उदयपुर में मेवाड़ प्रजामंडल व अलवर राज्य प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1939 ईस्वी में भरतपुर में भी इसकी स्थापना हो गई। बूंदी ने प्रजामंडल की स्थापना कोटा से 6 वर्ष बाद 1944 ईस्वी में की। 1945 ईस्वी में जैसलमेर प्रजामंडल की स्थापना की गई। 1933 ईस्वी में सिरोही लोक परिषद की स्थापना बम्बई या मुंबई में की गई और बीकानेर में लोक परिषद की स्थापना 1936 ईस्वी में की गई। ये सन बहुत इंपॉर्टेंट है, इनका क्रम पूछेंगे कि सबसे पहले किसका हुआ, सबसे लास्ट में किसका हुआ। 4 का नाम दे देंगे और उनका क्रम पूछेंगे। आप इन सबको याद रखें किसकी कब कब हुई थी। सबसे पहले बात करते हैं जोधपुर में जन आंदोलन। राजस्थान का जन आंदोलन सर्वप्रथम जोधपुर से ही प्रारंभ हुआ। जनवरी 1938 ईस्वी में नेताजी सुभाष चंद्र बोस जोधपुर आए और उन्होंने लोगों से त्याग और बलिदान के लिए सदैव तत्पर रहने के लिए आह्वान किया। द्वितीय महायुद्ध में जब अंग्रेजों ने देशी रियासतों से परामर्श किए ही बिना देशी राज्यों को युद्ध में धकेल दिया तो मारवाड़ लोक परिषद में इसके विरोध में आवाज़ उठाई गई। जब ब्रिटिश प्रांतों में कांग्रेस मंत्रिमंडलों ने अपना रोष बताते हुए पद से त्यागपत्र दिए तो जोधपुर के जय नारायण व्यास ने भी सलाहकार परिषद से इस्तीफा दे दिया। इस कारण सरकार ने 29 मार्च 1940 ईस्वी को लोक परिषद को गैर कानूनी संस्था घोषित कर दिया और अनेक नेताओं को जेल में डाल दिया। छात्रों ने इस आंदोलन में सक्रिय भाग लिया। इसमें मुख्य छात्र थे जगदीश लाल, जोरावर मल और मदन लाल। इन्होंने छात्रों को स्कूल जाने से रोका और उन्हें परीक्षा न देने का अनुरोध किया। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को आंदोलन के छठे डायरेक्टर फूलचंद बाफना को गिरफ्तार कर लिया। नागौर के शिवदयाल दवे को भी, जिसे 7वां डायरेक्टर बनाया गया था, गिरफ्तार कर लिया। 8वें डायरेक्टर तुलसीदास राठी को भी उसी दिन गिरफ्तार कर लिया गया। इस प्रकार पुलिस ने एक ही दिन में लोक परिषद के 3 डायरेक्टरों को गिरफ्तार कर लिया। मारवाड़ की स्त्रियों ने भी आंदोलन में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 18 अगस्त 1942 ईस्वी को 5 स्त्रियों ने कुछ स्कूली छात्रों के साथ मिलकर ब्रिटिश विरोधी नारे लगाते हुए प्रभात फेरी निकाली। शीघ्र ही भीड़ इकट्ठी हो गई। घुड़सवार पुलिस को रोकने के उद्देश्य से स्त्रियां सड़क पर लेट गई। क्रुद्ध जनता ने पुलिस को बुरा भला कहा और उस पर पत्थर फेंके। इनमें रमा देवी, कृष्णा कुमारी, अचलेश्वर प्रसाद की पत्नी और दयावती रामचंद्र पालीवाल की पत्नी शामिल थी। इससे पूर्व उन्होंने सर प्रताप स्कूल, पुष्टिकर स्कूल और सरदार हाई स्कूल में धरना देने का प्रयास किया। 22 सितंबर 1942 ईस्वी को एक सभा में सूरज देवी माथुर और सावित्री देवी माथुर ने उत्तरदायी शासन संबंधी गीत गाए। आर्य समाज कन्या पाठशाला की प्रधानाध्यापिका ने इस सभा में एक जोशीला भाषण दिया। बाद में सार्वजनिक मांग पर 1944 ईस्वी में जोधपुर राज्य व्यवस्थापिका सभा की स्थापना की गई, लेकिन राष्ट्रवादी
इससे संतुष्ट नहीं हुए और अक्टूबर 1946 ईस्वी को डाबरा कांड हुआ, जिसमें डीडवाना के जागीरदारों ने अपने सामंती सहयोगियों के द्वारा लोक परिषद के कार्यकर्ताओं पर अमानवीय अत्याचार करवाए। यद्यपि राष्ट्रीय समाचार पत्रों में इस कृत्य की तीव्र भर्त्सना की गई, परंतु जोधपुर महाराजा ने इसकी कोई परवाह नहीं की। जून 1947 ईस्वी में जोधपुर के महाराजा उम्मेद सिंह का देहांत हो गया और उनके पुत्र हनुवंत सिंह को गद्दीनशीन बनाया गया। नए राजा ने प्रधानमंत्री वेंकटचारी को हटा दिया और अपने जागीरदारों व रिश्तेदारों को मंत्रिमंडल बना दिया। 28 फरवरी 1948 ईस्वी को भारत सरकार ने वीपी मेनन को जोधपुर भेजा और उनके समझाने पर राजा ने वस्तु स्थिति को समझा। 1948 ईस्वी में जय नारायण व्यास के मंत्रिमंडल का निर्माण हुआ और मार्च 1949 ईस्वी को जोधपुर में वृहद राजस्थान में विलीन हो गया। यानी मार्च 1949 ईस्वी में जोधपुर जो है इसका विलय हो गया था वृहद राजस्थान में। अब है बीकानेर में जन आंदोलन। बीकानेर के महाराजा गंगा सिंह एक प्रगतिशील शासक थे और उन्होंने अपनी योग्यता से अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त कर ली थी। उन्होंने राज्य में व्यवस्थापिका, हाईकोर्ट व नगर पालिकाओं का निर्माण कर समाज सुधारक की भूमिका अदा की थी, परंतु जन आंदोलन को उन्होंने साम दाम दंड भेद की नीति से दबा दिया था। बीकानेर में जन जागृति लाने वालों में से चूरू के स्वामी गोपाल दास सर्वप्रथम थे। रियासती शासन ने बीकानेर षड्यंत्र केस में स्वामी गोपाल दास व उनके 8 साथियों को फंसा दिया और जेल में अनेक यातनाएं दी गई। मधाराम वैद्य ने राजा के आतंक के कारण कलकत्ता जाकर बीकानेर प्रजामंडल की स्थापना की। 1943 ईस्वी में गंगा सिंह की मृत्यु हो गई और उनके बाद शार्दुल सिंह राजा बने। पिता की तरह पुत्र ने भी दमन चक्र चालू रखा, परंतु 1947 ईस्वी के बाद राजा बदलते समय को पहचान गए और 1947 ईस्वी में बीकानेर एक्ट पास कर द्विसदनीय व्यवस्थापिका राज्यसभा तथा धारासभा की स्थापना की गई। इसके अतिरिक्त लोक सेवा आयोग व हाईकोर्ट का गठन भी किया गया। जनता को कतिपय मौलिक अधिकार भी प्रदान किए गए। अप्रैल 1947 ईस्वी में बीकानेर ने केंद्रीय संविधान सभा में प्रतिनिधि भेजे। बीकानेर ने वृहद राजस्थान में शामिल होने में कोई अड़चन पैदा नहीं की। लंबे इंतजार के बाद दिसंबर 1947 ईस्वी में बीकानेर संविधान अधिनियम जनता के लिए प्रकाशित कर दिया गया। कहने को तो इसके अनुसार शासक के संरक्षण में कार्य करते हुए जनता के प्रति एक उत्तरदायी सरकार बनाई जा रही थी और व्यापक मताधिकार पर आधारित 2 सदनों वाली व्यवस्थापिका अस्तित्व में आई। कुछ बातों को छोड़कर समस्त शासन एक परिषद को सौंप दिया गया जो व्यवस्थापिका के प्रति उत्तरदायी थी। शासक ने यह घोषणा कर दी कि 2 वर्षों के भीतर ही उनके संरक्षण में एक पूर्ण उत्तरदायी सरकार बनाई जाएगी। जनवरी 1948 ईस्वी में महाराजा ने सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा कर दिया। प्रजा परिषद के कार्यकर्ताओं ने एक सभा में घोषणा की कि नया संविधान स्वीकार करने योग्य नहीं है। 2 फरवरी 1948 ईस्वी को यह घोषणा की गई कि अप्रैल 1948 तक उत्तरदायी शासन सरकार अस्तित्व में आ जाएगी। 18 मार्च 1948 को शार्दुल सिंह ने मंत्री परिषद के स्थान पर एक मिलाजुला अंतरिम मंत्रिमंडल बनाने की घोषणा की, जिसका कार्य राज्य में दैनिक शासन को जारी रखना था। यह मिलाजुला मंत्रिमंडल अधिक दिनों तक कार्य नहीं कर सका। प्रजामंडल चुनाव करवाने के पक्ष में नहीं था। सामंती प्रतिनिधियों के साथ मिलकर जन प्रतिनिधियों के लिए सरकार चलाना संभव नहीं था। प्रजामंडल के सदस्यों ने मंत्रिमंडल से इस्तीफा दे दिया। विवश होकर महाराजा ने मंत्रिमंडल भंग कर दिया। केंद्र के दबाव के फलस्वरूप उसे प्रस्तावित चुनाव भी रद्द करने पड़े। इसी बीच कैबिनेट योजना के अंतर्गत अंतरिम सरकार बनी और संविधान निर्मात्री सभा का कार्य आरंभ हुआ। देशी राज्यों को भी संविधान निर्मात्री सभा में भाग लेने को आमंत्रित किया गया। महाराजा शार्दुल सिंह ने दूरदर्शिता का परिचय देते हुए इसमें भाग लेने का निर्णय लिया। उसने अन्य राज्यों को भी इसमें भाग लेने के लिए प्रेरित किया। 28 अप्रैल 1947 ईस्वी को बीकानेर के प्रतिनिधि के.एम. पर्णिकर ने संविधान निर्मात्री सभा में अपना स्थान ग्रहण किया। 3 जून 1947 ईस्वी को माउंटबेटन योजना की घोषणा हुई, जिसमें भारत के विभाजन का उल्लेख किया गया था। माउंटबेटन योजना में ये हुई थी घोषणा 3 जून 1947 को। देशी नरेशों के समक्ष अब यह विकल्प था कि वे स्वतंत्र रहें या भारतीय संघ या पाकिस्तान में सम्मिलित हो जाएं। महाराजा शार्दुल सिंह ने बीकानेर राज्य को भारतीय संघ में सम्मिलित करने का निर्णय किया।